यस सरकार। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स रिवीजन टेस्ट पेपर, सही सुना है आपने, मोस्ट अवेटेड रिवीजन टेस्ट पेपर रिलीज्ड बाय आईसीएआई नवंबर 2020 एग्जाम्स सॉल्यूशन फॉर इनडायरेक्ट टैक्स जो आईसीएआई ने दे रखा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। आइए बच्चों आरटीपी डिस्कस करते हैं। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है। रिवीजन करते वक्त जितने भी प्रोविजंस आपने पढ़े थे वो आपको अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं, याद आ रहे हैं, और इन नटशेल रिवीजन शुड बी इफेक्टिव रिवीजन, माहौल होना चाहिए। एंड हाँ, रिवीजन लेक्चर शायद आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए शायद वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और हाँ, अभी आरटीपी में भी क्वेश्चन दिया है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू का, वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको शायद लगेगा कि यस, जो हमने केस स्टडीज वीडियोस देखे हैं उससे हमको यहाँ पे बहुत हेल्प मिली है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है हमारा। तो शुरू करते हैं हम आरटीपी सीए फाइनल नवंबर 2020 आईसीएआई के द्वारा जो रिलीज करी वो। फ्रेंड्स, ये जो आरटीपी सॉल्यूशन देख रहे हैं ये जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 20 में है या मई 21 में भी अगर है, या जिनके एग्जाम्स आगे भी नवंबर 21 या आगे भी कभी एग्जाम्स होने वाले हैं, वो सब भी वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आइए बच्चों देखते हैं हम आरटीपी। देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा आरटीपी। ओके सरकार, रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 2020, इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं ये सारे अमेंडेड है, सॉल्यूशंस अमेंडेड है एज पर द लॉ विच इज देयर एज ऑन 30 अप्रैल 2020। तो हमको भी जिनके भी नवंबर 2020 एग्जाम्स है, नवंबर 2020 जिनके एग्जाम्स है, उनको सारे आंसर्स लिखने हैं एज पर लॉ अमेंडेड अप टिल 30 अप्रैल 2020, जैसा कि हमने अमेंडमेंट लेक्चर में पढ़ाई है बेटा। ओके तो सरकार शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने बात करी थी, जो आईसीएआई ने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पूछने वाले हैं, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन वही आपके लिए। देखो ध्यान से सरकार, स्टारकार्ट लिमिटेड, इट्स अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी भी यहाँ पे आएगी एंड हाउ ईसीओ ऑपरेट, उसका बिजनेस यहाँ पे गवर्नमेंट ने, यहाँ पे आईसीआई ने दिया है, सो दैट हम लोग एक पूरे एसीओ की बिजनेस को समझते हुए उसके क्वेश्चन को क्या हम सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आईसीआई चेक करना चाहता है। तो बच्चों देखिए प्रैक्टिकल सिनेरियो, इसलिए सर ध्यान रखना आप कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्ट तो ये टॉपिक, कोई भी टॉपिक क्यों बना, कैसे बना, एंड प्रैक्टिकल कि कैसे वो ऑपरेट होता है प्रैक्टिकल मार्केट में, उससे लिंक होना बहुत जरूरी है आपका सब्जेक्ट। और जैसे ही वो लिंक होता है देखना क्वेश्चंस अपने आप सोल्व होंगे। पढ़िए ध्यान से। स्टारकार्ट लिमिटेड owns and operates a web portal in the name of Starkart and is registered with the jurisdictional GST authorities in Delhi as an electronic commerce operator and is liable to collect tax at source under section number 52 of the CGST Act 2017. Starkart provides listing services to various sellers for selling the goods to ultimate customers. Okay साहब, बहुत सारे सेलर्स इसकी वेबसाइट पे लिस्टेड है और इसकी वेबसाइट के थ्रू वो प्रोडक्ट अपने सेल करते हैं। बिसाइड्स दिस, स्टारकार्ट आल्सो सेल्स इट्स ओन प्रोडक्ट्स थ्रू द सेम वेब पोर्टल। ओके, खुद के प्रोडक्ट भी बेचता है साहब ये। ओके सरकार, फॉर द लिस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेलर्स, स्टारकार्ट चार्जेस अ लिस्टिंग फी एट द रेट ऑफ 10% of the turnover of goods sold by the seller in a particular month। भाइयों, स्टारकार्ट अपना जो लिस्टिंग सर्विस दे रहा है उसके लिए कमीशन तो चार्ज करेगा ना, अपनी फीस तो चार्ज करेगा। वो कितना है, जितना भी उसके पोर्टल से आप गुड्स बेचोगे, जो आपका टर्नओवर होगा एक पर्टिकुलर मंथ का, उसका 10% इसका कमीशन रहेगा। लिस्टिंग फीस बोल दो, कमीशन बोल दो, एक ही बात है। सच लिस्टिंग फी is recovered from the seller irrespective of any return of goods sold through Starkart। कोई गुड्स अगर सेल रिटर्न भी हो गया उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हम तो आपसे 10% कमीशन लेंगे साहब, लिस्टिंग फी लेंगे। The customers can choose from wide range of goods listed on the web portal and place an online order for the goods। ओके साहब, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो अमेजोन का बेटा। अमेजोन पे आप मल्टीपल सेलर होते हैं, बहुत सारी गुड्स होती है, आप चाहे वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब द पेमेंट इज मेड बाय द कस्टमर through the payment gateway in online mode only, and at the time of monthly settlement Starkart makes the payment to the sellers after adjusting the tax collection at source at the applicable rates, and rate of TCS is 1% अगर IGST लगता है तो, और CGST और SGST है तो 0.5% and 0.5% CGST and SGST रेस्पेक्टिवली। माहौल, आइए आगे क्या बोलता है साहब ये।
This paragraph is very important. The invoice for the goods sold on Star Card is issued by the seller in the name of customer and tax is charged on the basis of location of seller and customer. भाई जैसे अमेजोन या स्टार कार्ड वो खुद तो सेलर है नहीं, जो सेलर उसकी वेबसाइट पे लिस्टेड है वो सप्लायर हो गया, और जो कस्टमर गुड्स खरीद रहा है वो बायर हो गया। सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट जो बायर है उसका लोकेशन के बेस पर डिसाइड होगा कि सीजीएसटी और एसीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। एंड आप डायरेक्टली इनवॉइस इशू करता है कौन? सेलर। किसको? कस्टमर को। इसमें स्टार कार्ड का कोई रोल नहीं है, कमीशन वाले पार्ट पे रोल आएगा स्टार कार्ड का। द गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली बाय द सेलर टू द कस्टमर एंड देयर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शिपिंग द गुड्स ऑन स्टार कार्ड फॉर द थर्ड पार्टी सेलर्स। भाइयों शिपिंग डायरेक्टली सेलर करता है, किसको? कस्टमर को। स्टार कार्ड का कोई रोल शिपिंग में नहीं है सर। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर्स, अगर कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है, द शिपिंग इज अरेंज्ड बाय स्टार कार्ड। रिटर्न करता है, गुड्स रिटर्न हो रहा है, अगर सेल रिटर्न हो रहा है तो ऐसे केस में शिपिंग स्टार कार्ड अरेंज करता है, और उसके लिए इट चार्जेस अ फी इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न्ड एज कैंसिलेशन चार्जेस एंड रिफंड्स द बैलेंस अमाउंट टू द कस्टमर। ओके, 20% कस्टमर से ये चार्जेस काटता है साहब। देन फर्दर 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर बाय द स्टार कार्ड एज हैंडलिंग चार्जेस फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स। गुड्स रिटर्न अगर हुआ है तो 10% हैंडलिंग चार्ज भी लेगा ये सेलर से। कौन? स्टार कार्ड। प्लस 20% लेगा किससे? कस्टमर से। प्लस 10% तो वो ऑलरेडी ले चुका है जब गुड्स ओरिजिनली सेल हुई थी तब, और वो रिटर्नेबल नहीं होती, भले गुड्स रिटर्न हो जाए तो भी बेटा। हाँ है ना? ओके, तो अगर गुड्स रिटर्न हुआ तो मजे हो गए, जब गुड्स बेचा होगा तभी 10% कमीशन कमाया, 20% कस्टमर से ले लेगा और 10% सेलर से और लेगा जब कैंसिल होगा तब सब। ओके ओके, अब ये तो उसने बता दिया अपना बिजनेस मॉडल क्या है। अब आगे आ रहे हैं ट्रांजेक्शंस, दिल थाम के देखिएगा बेटा। अब इन द मंथ ऑफ जनवरी पुलकित, अ रेसिडेंट ऑफ राजस्थान। ओके, ईसीओ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो है दिल्ली। क्लियर? जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था आपको। परचेज्ड फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम द स्टार कार्ड। ओके, laptop having a value of rupees 50,000 and a printer having a value of rupees 10,000. Both the products are sold by Infocom Limited, a seller listed on Star Card and registered under GST in the state of Uttar Pradesh. Okay, यूपी का सप्लायर है एंड राजस्थान का बायर है, भले स्टार कार्ड दिल्ली का हो, अभी कोई कंसर्न नहीं है। तो साहब दिल्ली के सप्लायर ने राजस्थान के बायर को 50,000 का लैपटॉप बेचा है एंड 10,000 का प्रिंटर बेचा है साहब। ओके, तो सर नोट कर लेते हम इन चीजों को। आइए बच्चों बात करते हैं इधर, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है साहब? स्टार कार्ड। ओके सर, स्टार कार्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये कहां लोकेटेड भैया? ये है दिल्ली बेस्ड। ओके सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पर कई सारे सप्लायर्स लिस्टेड है और कई सारे बायर उसके थ्रू परचेज करते हैं। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमारे सामने आया है वो है इन्फोकॉम। देखिए ध्यान से, नाम क्या है कंपनी का? इन्फोकॉम लिमिटेड। जो कहां है बेटा लोकेटेड? यूपी, उत्तर प्रदेश में। ओके सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर स्टार कार्ड दिल्ली, इसके थ्रू गुड्स परचेज किया है राजस्थान के बायर ने, और सप्लाई किसने किया है? इन्फोकॉम लिमिटेड ने। ओके, क्या क्या बेचा है बेटा इसने? सेल क्या क्या किया है? एक लैपटॉप जिसकी वैल्यू थी 50,000, और एक मोबाइल फोन जिसकी वैल्यू है कितना? 10,000। ओके सरकार, माहौल देखते हैं हम आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। सर अच्छा, ये भी आप लिख दीजिए कि इन्फोकॉम कहाँ के है भैया? यूपी के। बायर कहाँ के है? राजस्थान के। बायर तो कॉमन है, राजस्थान के बायर है सारे केस में, क्योंकि उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ आपने को। ओके देन आगे आइए, बात करते हैं हम
सेकंड, जो राजस्थान के बायर ने परचेज किया है, सेकंड गुड्स परचेज किया है, मोबाइल फोन हैविंग अ वैल्यू ऑफ ₹30,000 सोल्ड बाय स्टार कार्ड्स इन इट ऑन कैपेसिटी। ओ हो साहब, सेकंड है क्या, स्टार कार्ड ने खुद ने इट्स ऑन कैपेसिटी, सर स्टार कार्ड ने खुद ने इन इट्स ऑन कैपेसिटी क्या सेल किया है, सर सेल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल फोन जिसकी वैल्यू कितनी है 30,000। ओके, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट केस में हमने मोबाइल लिख दिया है, जबकि क्या था, प्रिंटर था बेटा। ओके सर, अभी करेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे था प्रिंटर, यहाँ पर है मोबाइल फोन प्लीज 30,000 का, जो सेल किया है किसने, खुद ने। ईसीओ स्टार कार्ड दिल्ली वाले ने सेल किया है, किसको सेल किया है, राजस्थान के बायर को, कितने में, ₹30,000 में बेटा। ओके डन। देखते सर, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या दिया है हमको। सी पॉइंट बोलता है, अ सीसीटीवी कैमरा system having a value of ₹1 lakh sold by Secure World listed on Star Card. Okay. CCTV camera system having a value of ₹1 lakh which is sold by Secure World listed on Star Card and registered under GST in the state of Gujarat. Okay साहब, तो थर्ड पार्टी कौन है सर, थर्ड पार्टी कौन है, आइए बात करते हैं हम। थर्ड पार्टी है, देखो ध्यान से, नाम क्या है बच्चा, सिक्योर वर्ल्ड। सिक्योर वर्ल्ड कहाँ है, गुजरात में। क्या सेल किया साहब इन्होंने, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम, कितने में, ₹1 लाख। ओके सर, आइए आगे बढ़ते हैं हम सर। ऑल दी अबाउट ट्रांजेक्शंस आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेर एवर एप्लीकेबल। ठीक है मालिक। देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी फॉर स्टार कार्ड, इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ल्ड। इनके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कुछ भी नहीं है, सो दैट आप जो आंसर लिख रहे हो जनवरी मंथ का हम कैलकुलेशन करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इसलिए। ओके सर, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द अफोरसेड केस सिनेरियो एट द रेट इट द फॉलोइंग रेट्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, एंड रेट ऑफ जीएसटी आर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी एंड 18% इज आईजीएसटी। मतलब सारी गुड्स सारी सर्विस पे कॉमन रेट दे दी सब इन्होंने। बेसिस द अबव केस सिनेरियो प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, इन सब के बेस पे आपको फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके सरकार, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने अब, दिल थाम के बेटे का, आप बनने वाले हैं क्या करोड़पति। Sir, the net tax liability, compute the net tax liability including amount payable as tax collection at source and after set off of credit if any of Star Card Limited for the month of January is। जनवरी मंथ का लायबिलिटी निकालना है, पर किसका किसका किसका, स्टार कार्ड लिमिटेड का। बेटा हमको निकालना है स्टार कार्ड लिमिटेड का जनवरी मंथ का लायबिलिटी कितना होगा, इंक्लूडिंग टीसीएस, भले ही सर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का इसको कोई आईटीसी मिलता हो, सब कुछ सेट ऑफ करने के बाद नेट लायबिलिटी कितना है वो हमको निकालना है स्टार कार्ड लिमिटेड का। ओके सर, आएंगे हम ट्रांजेक्शंस पे। बेटा ये ट्रांजेक्शंस हुए हैं, अब सर इनमें देखिए आप कहाँ कहाँ लायबिलिटी आती है। लायबिलिटी के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका रेवेन्यू क्या क्या है सर। मैं बात करूंगी इसकी स्टार कार्ड की। स्टार कार्ड जो खुद ईसीओ है, सबसे पहला उसका रेवेन्यू जो आता है वो कहाँ से आता है, कमीशन से, जिसको इन्होंने नाम दिया है लिस्टिंग फी। लिस्टिंग फी कितना है इसका, 10% ऑफ द टर्नओवर। ओके, टर्नओवर कितना हुआ सर इसका, इन्फोकॉम का हुआ है 60,000 का टर्नओवर, एंड दूसरी पार्टी जो सिक्योर वर्ल्ड है उसका टर्नओवर हुआ है 1 लाख का। टोटल टर्नओवर हो गया कितना, 1,60,000 का। क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कोई गुड्स रिटर्न हुआ या नहीं हुआ। क्लियर, तो आपको इसके बेस पे, इंफॉर्मेशन के बेस पे आंसर निकालना है। बेटा देखिएगा ध्यान से। ओके, लिस्टिंग फीस इसका है 10%। अब 10% ऑफ वोट, 10% ऑफ वोट 1,60,000 कितना आएगा भाई, 16,000 इसका कमीशन रेवेन्यू आ गया,
जिसपे क्या लगेगा, जीएसटी। सेकंड जो इसकी फीस है वो क्या है सर, इन्होंने खुद की ब्रांड वाला मोबाइल फोन बेचा है। मोबाइल जो इन्होंने सेल किया है उस पे जीएसटी लगेगा। इन इट्स ओन नेम, इन्होंने खुद ने बेचा है बेटा, तो डायरेक्टली 30,000 इज द वैल्यू, और उस पे जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा वो लग जाएगा। वैसे आपको पता है रेट ऑफ टैक्स 18% दिया हुआ है। और सर आप एक बात और ध्यान दीजिए, कमीशन, सबसे पहली बात, कमीशन अर्न कर रहा है बेटा, ये कमीशन किससे ले रहा है, ये इन्फोकॉम से एंड सिक्योर वर्ल्ड से। इन्फोकॉम कहां लोकेटेड है, यूपी में, सिक्योर वर्ल्ड गुजरात में, और खुद ईसीओ दिल्ली में। क्लियर। सप्लायर ऑफ सर्विस, कमीशन वाली बात करूं मैं आपसे, सप्लायर ऑफ सर्विस का है साहब दिल्ली में। रेसिपेंट एक तो है इन्फोकॉम, एक है सिक्योर वर्ल्ड, दोनों का है अलग स्टेट में है। एंड सर सप्लायर ऑफ सर्विस कमीशन की सर्विस है बेटा, ये लिस्टिंग फी की सर्विस है। सप्लायर है दिल्ली में, रेसिपेंट है अदर स्टेट में, और ऐसे केस में दोनों लोग इंडिया के हैं बेटा। सेक्शन नंबर 12 लगेगा, सब सेक्शन 2 जनरल प्रोविजन लगेगा, और उसमें बोलता है क्या, रेसिपेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। तो रेसिपेंट का लोकेशन क्या है, यूपी और गुजरात रेस्पेक्टिवली, सप्लायर का है दिल्ली में है, तो ऐसे केस में ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। तो कमीशन की रेवेन्यू इज इंटर स्टेट सप्लाई। जो स्टार कार्ट ने सप्लाई करा है सर्विसेज, कमीशन वाली सर्विसेज, लिस्टिंग फी वाली सर्विसेज, इन्फोकॉम को और सिक्योर वर्ल्ड को, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे लगाइएगा 18%। एंड सर इस पर लायबिलिटी आती है 16,000, जो कमीशन है मल्टीप्लाई बाय 18% आएगा कितना, 2880। ओके। सरकार मोबाइल सेल किया है, खुद ने सेल किया है, 18% इज द रेट ऑफ टैक्स, कितना होगा मालिक, 30,000 इंटू 18%, 5400। ओके। अब थर्ड जो जीएसटी का लायबिलिटी इसको आएगा, देखो बेटा हमने जीएसटी का लायबिलिटी कैलकुलेट किया है, हमने जीएसटी का लायबिलिटी कैलकुलेट कर लिया है कौन से गुड्स पर, ये कमीशन में कर दिया, इस कमीशन में कर दिया, मोबाइल पे कर दिया। अब जो इसका थर्ड लायबिलिटी बचा है वो है टीसीएस का लायबिलिटी। बहुत सारे लोग तो टीसीएस भूल ही जाएंगे सर, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कितना है बेटा, अब सर ध्यान रखिएगा, गुड्स जो बेचा है किसने बेचा है, इन्फोकॉम ने और सिक्योर वर्ल्ड ने। अब इन्फोकॉम और सिक्योर वर्ल्ड ने जो गुड्स बेचा है उस पे जो इन्होंने टैक्स लिया होगा कस्टमर से, उसका जो टैक्स लिया है, तब ध्यान रखिएगा वो ही टैक्स एप्लीकेबल होता है टीसीएस का भी। मतलब जब बायर था राजस्थान का, मिस्टर पुलकित वाज ऑफ फ्रॉम राजस्थान, देन इन्फोकॉम जो सप्लायर था वो है यूपी से, यूपी वाले ने सप्लाई किया गुड्स, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है बेटा। अब सप्लायर सेक्शन नंबर सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ये कहता है क्लोज नंबर ए कि जहां पे भी गुड्स के केस में मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व होता है, तो जहां मूवमेंट कंप्लीट होता है, जहां मूवमेंट साहब खत्म हो रहा है, वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट इज कॉल्ड दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब साहब यूपी के सप्लायर ने लैपटॉप और प्रिंटर बेचा है, किसको, राजस्थान के बाहर को, तो मूवमेंट इन्वॉल्व हुआ, मूवमेंट कहां खत्म हो रहा है, राजस्थान में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, राजस्थान। सप्लायर कहां का है, यूपी का, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, राजस्थान, तो इंटर स्टेट सप्लाई क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो सर वहां पे टीसीएस भी आईजीएसटी ही कट होगा 1%। देन सेकंड टीसीएस कटता है किस पर, जो सिक्योर वर्ल्ड ने सीसीटीवी कैमरा सेट बेचा है किसको, राजस्थान के बाहर को, अगेन सेम प्रोविजन, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, गुजरात का सप्लायर है, रेसिपिएंट राजस्थान का पुलकित, और सर ऐसे केस में ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, तो टीसीएस भी आईजीएसटी वाला ही कट होगा। अब ऐसे केस में टीसीएस देखो ध्यान से बेटा, आईजीएसटी का टीसीएस कट होगा 1%, 1% ऑफ वोट, 1% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर टीसीएस करता है किस पर, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब नेट वैल्यू क्या होता है, जितना आपने गुड्स एक पर्टिकुलर मंथ में, जो मंथली आपका सेटलमेंट होता है, मंथली सेटलमेंट के हिसाब से जिस मंथ का आप सेटलमेंट कर रहे हो उस मंथ में नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब नेट जो सेल हुआ, सेल रिटर्न को लेस करने के बाद जो आपका नेट टर्नओवर आया है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सेल रिटर्न तो कुछ है नहीं अभी तक बेटा, तो जो सेल हुआ है नेट वैल्यू वही हो जाएगी 60,000 इन्फोकॉम के लिए एंड सिक्योर वर्ल्ड के लिए 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया 1,60,000, 1,60,000 इज द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और ध्यान रखिएगा
नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में जीएसटी का वैल्यू नहीं है, जीएसटी का अमाउंट नहीं आएगा बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड होगा। तो 1,60,000 विदाउट जीएसटी जो अमाउंट है उसी पर 1% कितना होता है? अरे बच्चों बताओ ना, 1600 होता है क्या? यस बच्चों, एक तो खुद ने जो सप्लाई किया उस पे सेल की लायबिलिटी आएगी, सेकंड जो इन्होंने कमीशन अर्न किया है उस पे जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, और थर्ड टीसीएस की लायबिलिटी आएगी। इन्होंने पूछा है कि टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है, नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग टीसीएस एंड आफ्टर एनी सेट ऑफ इफ एनी। सेट ऑफ तो कुछ इनके पास है नहीं, आईटीसी ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं, इनपुट सर्विस का या इनपुट्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम ये मान रहे कि आईटीसी कुछ नहीं है इसके पास जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया है। देन देखिए टोटल करिए, टैक्स लायबिलिटी टोटल कितना आया सर? 9880। सर 9880 इज द आंसर कि नेट जीएसटी लायबिलिटी कितना आएगा? 9880 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑन ईसीओ स्टार कार्ड। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का आंसर है क्या? आईजीएसटी 9880, क्योंकि सारा ही लायबिलिटी आईजीएसटी का है और 9880 इज द परफेक्ट आंसर। जी हाँ, आप बन गए हैं क्या? करोड़पति 1 करोड़ के आंसर के लिए। आप आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सरकार सेकंड क्वेश्चन दिया है द नेट टैक्स लायबिलिटी, द नेट टैक्स लायबिलिटी। अच्छा बेटा, ये जो आरटीपी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ये आरटीपी आईसीए ने दिया है वही है, आंसर भी ऑब्वियसली वही है, बस इसको मैंने रीड्राफ्ट करके आईसीए ने जो आरटीपी दिया वो क्या किया है, सारे क्वेश्चन एक साथ, उसके बाद आंसर सारे एक साथ, मैंने इनको रीड्राफ्ट करके आंसर रेस्पेक्टिव क्वेश्चन के साथ लिख दिया, सो दैट आपको बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं रहे और आंसर आपके लिए कन्वीनियंटली आप उसको देख पाओ, चेक कर पाओ। और आपको अगर ये फाइल चाहिए, पीडीएफ फाइल जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दिस पीडीएफ फाइल इज अवेलेबल एट आवर वेबसाइट ymconcept.com। उसमें फ्री पीडीएफ एंड अमेंडमेंट नोट्स नाम का एक टैब है, वहां आपको ये फाइल मिल जाएगी बेटा। ओके, तो सरकार आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ फाइल को, जिसमें सारे क्वेश्चन के साथ में रेस्पेक्टिव आंसर दिए। आइए सेकंड क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है वो बोलता है द नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट इफ एनी। अच्छा एक बात और मैं वो कहना था आपसे दोस्तों, ये जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आता है, इन सब में देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, जो आगे का पॉइंट दे रखा होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब एमसीक्यूज के अंदर आंसर आईसीआई जब आपसे मांगता है वो फाइनल आंसर मांगता है कि आपको इन ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। यू नीड नॉट गिव द वर्किंग ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, तो आप चाहे तो रफ के अंदर वर्किंग कर ले और आपके आंसर्स जो आपका ओएमआर शीट आता है उसमें आप मार्किंग कर ले, पर रफ में वर्किंग जरूर करिएगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखिएगा, क्योंकि डिटेल्ड वर्किंग नोट्स इनको नहीं चाहिए। एमसीक्यू केस में एक भी वर्किंग नोट का कोई नहीं चाहिए, इनको डायरेक्ट आंसर चाहिए बेटा। आइए, तो जितना टाइम सेव हो उतना बढ़िया आपके लिए। The net tax liability after set of credit if any of Infocom Limited and Secure World for the month of January is। बेटा अब अपने को लायबिलिटी निकालना है पर किसका? इन्फोकॉम जो सप्लायर था उसका, और सिक्योर वर्ल्ड जो इन्होंने सप्लाई किया उस पर, और लायबिलिटी निकालना है नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट इफ एनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। दोस्तों आइए आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम वापस से। बेटा आप इस चार्ट में देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं इन्फोकॉम की। इन्फोकॉम ने क्या सेल किया बेटा? इन्फोकॉम ने सेल किया है लैपटॉप एंड प्रिंटर। बेटा सबके लिए रेट ऑफ टैक्स 18% प्लान दे रखी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट ऑफ टैक्स इज 18%, और अगर सीजीएसटी और एजीएसटी तो 9%। पर बेटा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये है भैया यूपी के और बायर है राजस्थान के, तो इन्फोकॉम सप्लायर है यूपी का और मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट हुआ है राजस्थान में, तो आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी 18%। सेम वे जब सिक्योर वर्ल्ड की बात करेंगे, सप्लायर है गुजरात का और जो गुड्स का मूवमेंट हुआ है वो हुआ राजस्थान में, तो अगेन आईजीएसटी की बात करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में सीजीएसटी एजीएसटी आ नहीं रहा है, सब जो आ रहा है वो आईजीएसटी ही आ रहा है बेटा। ओके, तो लैपटॉप और प्रिंटर जो इसने 60,000 का सेल किया है, सर इस पर टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है और इन्फोकॉम का नेट लायबिलिटी कितना है वो हमको देखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं बेटा आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 2, एक है इन्फोकॉम और एक है सिक्योर वर्ल्ड। देखो ध्यान से, इन्फोकॉम और सिक्योर वर्ल्ड जब हम इनकी लायबिलिटीज की बात करेंगे कि साहब इनको कितना टैक्स पे करना है, ओके माहौल, इन्फोकॉम
ने सेल किया है 60,000 की गुड्स। अच्छा, दोनों को मैंने क्लब कर दिया है, क्यों? रेट ऑफ टैक्स सेम है, कोई अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। सिक्योर वर्ल्ड ने सेल किया है 1 लाख रुपए का गुड्स, ओके। इस पे लायबिलिटी आएगा 18% का, इस पे भी लायबिलिटी आएगा 18% का। अपने को निकालना है नेट लायबिलिटी, ओके। सर 60,000 का 18% कैलकुलेट करिए, 10,800, ओके। देन 1 लाख 18%, अरे कैलकुलेट क्या कर रहे हो, 18,000 आएगा ना, इतना कैलकुलेट का मत डालो, ये बिल्कुल 1 लाख 18% भी कैलकुलेट पे, हाँ 18,000 सर। देन पॉइंट कम्स ये इसका ग्रॉस लायबिलिटी है, आपने से पूछा है नेट लायबिलिटी कितना है, ये तो इनका आउटवर्ड सप्लाई हो गया, ये आउटवर्ड सप्लाई पे ग्रॉस लायबिलिटी है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, दो चीजें क्या क्या, एक तो स्टार कार्ट ने इनसे कमीशन लिया है 10%, तो यार स्टार कार्ट ने इनको सर्विसेज दिए, तो इन्फोकॉम और सिक्योर वर्ल्ड के लिए वो इनवर्ट सप्लाई हो गया, इन्होंने कमीशन दिया स्टार कार्ट को, उस कमीशन पे जो जीएसटी इन्होंने चार्ज किया होगा वो इनके लिए इनवर्ट सप्लाई है, उस जीएसटी का इनको आईटीसी मिलेगा बेटा। सेकंड, टीसीएस जो उसने कट किया होगा वो भी तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मारा होगा, वो भी तो हमें सेट ऑफ मिलेगा, और वो सेट ऑफ करके नेट लायबिलिटी जाएगी, वो आपको दिखानी साहब। तो सर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आईटीसी की, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कमीशन उन्होंने लिया था, कि इन्होंने स्टार कार्ट ने, ईसीओ ने कितना लिया बेटा, 10% कमीशन लिया, तो 10% था कितना, 6,000, टोटल 60,000 का टर्नओवर हुआ, 6,000 कमीशन हो गया, उसका 18%। अरे वापस क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ऊपर 60,000 का 18% किया, यहाँ 6,000 का 18% करना है, तो एक जीरो कम कर दो यार, 1080 इजी, इट्स आईटीसी। सेम वे यहाँ आईटीसी कितना है बेटा साहब, 10% कमीशन से भी लिया है साहब, 10,000 इंटू 18%, करो कैलकुलेट, कैलकुलेटर पे करोगे ना कैलकुलेट, है ना, 1800 इज द आईटीसी अवेलेबल विथ सिक्योर वर्ल्ड, ओके सर। ये हो गया उसका क्या, आईटीसी का अमाउंट। अब देखिए सर लायबिलिटी नेट कितना बचा है, 10,800 माइनस 1080, ये 9720 यहाँ आया है, इनका लायबिलिटी आया। अच्छा सारा लायबिलिटी आईजीएसटी का ही है, उसके हमने बात कर लिया ऑलरेडी, 16,200, ओके बेटा। अरे पक्का माहौल डन। प्लस अब ये जो लायबिलिटी है इसको पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इनको टीसीएस का भी तो क्रेडिट मिल रहा होगा बेटा, तो टीसीएस का क्रेडिट कितना होगा, अब टीसीएस इन्होंने कट कितना किया बेटा, 60,000 का 1% टीसीएस कट किया है इन्फोकॉम के केस में, अब 60,000 का 1% कितना हुआ होगा बेटा, 600, क्लियर सर। सेम वे यहां भी टीसीएस कट हुआ होगा इनका, उसका भी सेट ऑफ इनको मिलेगा, 1 लाख का 1% कितना हुआ मालिक, 1,000, अरे 1 लाख का 1% 1,000 होता ना, कंफर्म ना, हाँ क्लियर। अगेन जो टीसीएस कट हुआ था वो भी आईजीएसटी कट हुआ था सर, ओके माहौल। तो सर 9720 में से 600 जाएंगे तो 9120, एंड हियर 15,200, sorry, this is the net tax liability which is payable by Infocom and Secure World respectively। देखते हैं हमारे आरटीपी ने क्या आंसर दिया है, क्या हम करोड़पति बने क्या। आरटीपी का आंसर देखिए ध्यान से, दिल थाम के, सी इज द करेक्ट आंसर। और सी क्या कहता है साहब, IGST 9120 एंड IGST 15,200 रेस्पेक्टिवली। क्या हमारा भी यही आंसर था क्या, 9120, हाँ जी हाँ 9120 एंड 15,200, जी हाँ बन गए हम सब क्या, करोड़पति। माहौल सरकार। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हम लोग। मतलब आपने अगर किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली उसको समझा है, तो देखो किसी भी टॉपिक में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। इसलिए जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिकली पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, कहीं टेंशन नहीं आएगी, गारंटी। माहौल सरकार। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, भले वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो, भले वो डिटेल में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, या केस स्टडी, या इन्होंने कोई भी एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछो, कैसे भी पूछो,
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आंसर हमेशा अच्छा ही आएगा, सही आएगा आपका। आइए, और इजीली आएगा। In case it is assumed that Secure World's turnover does not exceed the threshold limit for obtaining registration under applicable GST law. हो बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अगर क्रॉस नहीं होता है सिक्योर वर्ल्ड का, पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ते ही ये लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पॉइंट है। आपको पता है, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हो जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो ऐसे सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सर। क्लियर? हाँ, एग्जिबिशन जो दिया है वो सर्विसेज के लिए दिया है, और यहाँ टीसीएस के लिए बोला हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई करते हो और वहां पे अगर टीसीएस के लिए लायबिलिटी आती भी है तो भी सप्लायर ऑफ सर्विसेज को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, पर सप्लायर ऑफ गुड्स को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर सेक्शन नंबर 24। हाँ है ना, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बेटा। क्लियर? देखते हैं तो क्या पूछ रहा है ये। इन केस इट इज अज्यूम्ड दैट सिक्योर वर्ल्ड्स टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर एप्लीकेबल जीएसटी लॉ, सिक्योर वर्ल्ड shall discharge tax only on the sales made through Star Card। गलत बात। Secure World is not required to obtain registration। आगे पढ़ो ही मत बेटा, गलत लिखा है ये। Star Card shall be liable to discharge tax liability of sales made by Secure World। अब Star Card liable क्यों होगा बेटा? Secure World liable होगा। गलत। Secure World is required to obtain registration and shall be liable to pay tax on all taxable supplies made through Star Card or its own। सब बिल्कुल सही जवाब, डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्योर वर्ल्ड को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराते ही ये टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा, और जैसे ही टैक्सेबल पर्सन बन गया इसको टैक्स की लायबिलिटी आएगी और सारा टैक्स इसको पे करना पड़ेगा, भले ही अब इसने स्टार कार्ड के थ्रू सप्लाई किया हो या खुद ने ही सप्लाई किया कोई भी गुड्स, सब पे टैक्स इसको पे करना पड़ेगा। सो डी इज द परफेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा। सॉरी। Assuming that Pulkit returns the printer purchased from Infocom Limited in the month of January। हो, पुलकित ने प्रिंटर को रिटर्न कर दिया। प्रिंटर था 10,000 रुपए का, जो परचेज किया था किससे? Infocom Limited से। Assuming that Pulkit returns the printer purchased from Infocom Limited in the month of January itself। अच्छा, जनवरी में ही रिटर्न कर दिया बेटा। As per the return policy, Star Card charges 20% of the value of printer as cancellation charges from the Pulkit and 10% of the value of printer as handling charges from Infocom Limited। ओके, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन में, 20% लेगा कस्टमर से और 10% लेगा किससे? सप्लायर से। The net tax liability including amount payable as tax collection at source and after set of credit if any of Star Card in such scenario for the month of January would be। साहब अगर ये सेल रिटर्न वाला पॉइंट भी ऐड कर दे तो अब ऐसे केस में नेट लायबिलिटी कितनी आएगी स्टार कार्ड की? दिस इज द क्वेश्चन। तो सर कुछ नहीं करना, सिंपल सा पॉइंट मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। जो इसका कमीशन पार्ट था, आपको पता है कोई भी गुड्स रिटर्न हो या नहीं हो, जो सेल पर हमने 10% कमीशन ले लिया लिस्टिंग फी, वो तो हम लेंगे, वो रिटर्नेबल नहीं होता है। सेकेंड थिंग, अगर गुड्स रिटर्न हुआ है तो एडिशनल अर्निंग होगी, एडिशनल कमीशन मिलेगा स्टार कार्ड को। कितना? 20% ऑफ सेल प्राइस किससे? कस्टमर से, और 10% ऑफ सेल प्राइस किससे? जो सप्लायर था उससे। ओके, तो 30% उसका एडिशनल कमीशन ऐड हो गया बेटा। ओके, तो उतना जीएसटी लायबिलिटी बढ़ जाएगा 18% से। सेकंड बात, आप ध्यान दीजिएगा बेटा, टीसीएस जो कलेक्ट होता है वो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे ही कलेक्ट होता है, और पता है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में से सेल रिटर्न को लेस करेंगे बेटा, तो सर उतना टीसीएस का लायबिलिटी कम हो जाएगा बेटा अपना। तो क्या होगा अल्टीमेटली? आइए देखते हम ध्यान से। सरकार मैं तो यही पे आ रहा हूं। देखिए यहां पे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था बेटा, यहां पे हमने ये आंसर निकाला था। देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहली बात, ये कमीशन, अच्छा मोबाइल जो खुद ने सेल किया उस पर लायबिलिटी जो थी वो रहेगी। देन टीसीएस यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा एंड कमीशन का अमाउंट और इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, कमीशन एडिशनल कितना लेगा बेटा? प्रिंटर कितना करता बेटा? ये देखिए आप ध्यान से, 10,000 वाज फॉर प्रिंटर, तो 20% तो लिया किससे? कस्टमर से। 10% किससे लिया बेटा? सप्लायर से। अब साहब सप्लायर कहाँ के थे? यूपी के थे। स्टार कार्ड दिल्ली इंटरसेट सप्लाई है। अब जो 20% कमीशन लिया वो कस्टमर कहाँ का था? राजस्थान का था। और सर स्टार कार्ड कहाँ का? दिल्ली। तो सर जब स्टार कार्ड कमीशन लेगा, कैंसिलेशन चार्ज लेगा कस्टमर से,
तो स्टार कार्ड दिल्ली में, कस्टमर है राजस्थान में, तो ऐसे केस में साहब अगेन 20% जो कमीशन लिया है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, और इंटर स्टेट सप्लाई होता तो ऐसे केस में वो आईजीएसटी की लायबिलिटी आती है। आया ना बेटा? तो सर अगेन तो 20% जो 2000 रुपए कमीशन होगा, 20% किसका? देखो बेटा देखो 9880 तो लायबिलिटी थी, हम तो एडलेस करते थे इसमें। 9880 तो ओरिजिनली लायबिलिटी ऑलरेडी थी इसकी। एडिशनल क्या क्या लायबिलिटी है बेटा वो हम देख लेते हैं। इन्होंने कैंसिलेशन चार्जेस लिए पुलकित से 20% ऑफ प्रिंटर का वैल्यू था 10,000, कितना हुआ मालिक? 2000। 2000 इज द कमीशन चार्ज फ्रॉम मिस्टर पुलकित एंड 10% फ्रॉम वेयर? सप्लायर। 10,000 का गुड्स था, 10% होता है कितना? 1000। टोटल कमीशन कम्स टू 3000 की एडिशनल कमीशन उसने अर्न किया, जो सेल पे अर्न किया वो तो था ही, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा लिया, इसका 18% कैलकुलेट कर लो साहब। अरे 3000 का 18%, अब आप मत बोलना सर इतना इजी है, फिर कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हो आप? सर 540 ये एडिशनल जीएसटी लायबिलिटी आएगी कैंसिलेशन चार्जेस पर, प्लस ध्यान रखिएगा टीसीएस का अमाउंट कम हो जाएगा, है ना? अब टीसीएस उन्होंने अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में ओरिजिनली कैलकुलेट किया था वो तो पूरी वैल्यू पे कैलकुलेट किया था, अब 10,000 का गुड्स रिटर्न हो गया है। तो सर देखिए पहले जो हमने टीसीएस कैलकुलेट किया था ये सब हम शॉर्टकट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको अभी से प्रैक्टिस करनी की, एग्जाम में जब एमसीक्यू सोल्व करना है तो टाइम कम लगे आपको बेटा। क्लियर? पूरे प्रेजेंटेशन की वैल्यू वहां पे कुछ भी नहीं है। ओके, एमसीक्यूज के केस में डायरेक्ट आंसर की वैल्यू है, तो ध्यान रखिए ये सब आपको सीखना है सो दैट आप टाइम बचा पाए एग्जाम टाइम में। सर 1,60,000 का 1% टीसीएस था, अब 10,000 का गुड्स रिटर्न हो गया तो 1,50,000 का ही उसको टीसीएस मिलेगा ना बेटा। तो एक काम करो 10,000 पे टीसीएस रिटर्न करना, आप लोग को कम करना है एक तरह से, ऐसे कर लो कैलकुलेट आप। सर जस्ट आपके वर्किंग नोट्स के लिए बेटा ओके ये आंसर जो है ये वर्किंग नोट्स आपके आंसर का पार्ट नहीं बन रहा, रफ कैलकुलेशन के लिए। अब टीसीएस का अमाउंट लेस करना आपको, किसका अमाउंट बेटा? टीसीएस का। गुड्स कितने का रिटर्न हुआ है? 10,000 का, इसका 1% कितना होता है? 100। ये टीसीएस का अमाउंट कम कर देंगे हम, क्योंकि ओरिजिनली हमने कैलकुलेट किया पूरे 1,60,000 पर नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सिंस 10,000 का गुड्स रिटर्न हो गया तो नेट टीसीएस 1,50,000 पे लगेगा, तो हमने 1,60,000 कैलकुलेट किया हुआ है, उसमें से लेस कर देंगे क्योंकि हम आंसर को बेस लेके चल रहे हैं 9880 को, सो दैट्स पूरा आंसर अब आपको वापस से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ओके सर तो 9880 प्लस 540 माइनस 100, तो आपका आंसर आने वाला है 10,320 रुपी। दिस इज द लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी विच इज पेएबल इन द केस इफ गुड्स आर रिटर्न बाय मिस्टर पुलकित। क्लियर? देखते हैं हमारा आंसर क्या है, और आई से आरटीपी ने क्या आंसर दिया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया है सी, बिल्कुल सही जवाब। और सी ने दिया है क्या? 10,320 पेबल एज आईजीएसटी। देखिए हमारा भी आंसर यही है 10,320 पेबल एज आईजीएसटी। परफेक्ट, बन गए आप करोड़पति। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हम। ओके बच्चों, बड़ा कॉन्फिडेंस, पक्का माहौल। सरकार स्टार कार्ड provides a free gift voucher worth ₹2,000 to Pulkit on January 31st, which can be redeemed against any purchase of goods made in future on Star Card. Okay, फ्यूचर में कभी भी स्टार कार्ड से कुछ भी परचेस करेंगे तो 2,000 रुपए का इनको वाउचर मिल गया है, आप उसको रिडीम कर सकते हो एनी गुड्स के अगेंस्ट। द सप्लाई वाउचर इन हैंड्स ऑफ स्टार कार्ड वुड बिकम, बेटा ध्यान रखिए वाउचर के केस में क्या होता है? इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, तो जब वाउचर इश्यू करते हैं वही टाइम सप्लाई होता है। और अगर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, क्योंकि यहाँ पे वो कोई भी गुड्स परचेज कर सकता है, यहाँ पे आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो ऐसे केस में जब वो वाउचर रिडीम कराएगा तब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। द सप्लाई ऑफ वाउचर इन द हैंड्स ऑफ स्टार कार्ड वुड बिकम टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ₹2,000 लायबल टू जीएसटी इन द मंथ ऑफ जनवरी। नो नो नो, जनवरी में रिडीम नहीं कराया इसने, 31 जनवरी को दिया है वाउचर, तो रिडीम बाद में कराएगा ये। Taxable supply of ₹2,000 liable to GST in the month in which such voucher is redeemed by Pulkit। बिल्कुल सही जवाब,
क्लियर, और बी विल बी द करेक्ट आंसर। और सर सी ने बोला डिस्काउंट ऑफर टू पुलकित, डी ने बोला डिस्काउंट ऑफर टू पुलकित। नो साहब, ये डिस्काउंट नहीं है, ये वाउचर है, वाउचर को सप्लाई के स्कोप में कवर किया गया है, और ऐसे केस में बी विल बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। और ऐसे केस में ये पूरा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आपने सोल्व कर दिया है बेटा। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने डिटेल डिस्कशन किया है, पर हाँ आपका प्रैक्टिस थोड़ा होना चाहिए सो दैट आप एग्जाम्स के अंदर इन एमसीक्यूज को अच्छे से सोल्व कर पाए, जल्दी सोल्व कर पाए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा पाए, सो दैट आप सारे क्वेश्चन टाइमली कवर कर पाए। क्लियर, वेरी गुड माहौल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जितने भी आप एमसीक्यू सोल्व करते हो, इसलिए मैंने आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज के कुछ सिंपल क्वेश्चन सोल्व करवाया है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, सो दैट आप कुछ प्रैक्टिस कर ले और उनको रफ में सोल्व करने की प्रैक्टिस करें, मिनिमम वर्किंग नोट्स में, सो दैट आप वर्किंग नोट में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें और डायरेक्ट आंसर पे आए बेटा। आइए, क्वेश्चंस 6 to 10 आर बेस्ड ऑन केस सिनेरियो गिवन बिलो। ओके, Advanced Traders is a partnership firm in the Jaipur, Rajasthan. Okay, the firm has obtained GST registration at its head office in Jaipur. Further, the firm is having its depot for storage of goods in other district in Rajasthan itself. Okay, sir. The depots are added as additional place of business in the GST registration obtained at HO. HO पे इसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, बाकी सारे प्लेसेस जो विद इन राजस्थान है उनको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है साहब। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अबाउट द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, अगेन अपने को एक केस स्टडी दे रखा है और उसके बेस पे आंसर पूछेंगे हमने से। एडवांस ट्रेडर्स, जुलाई मंथ का आपको डिटेल दिया हुआ है। एडवांस ट्रेडर्स रिसीव्ड द गुड्स वर्थ ₹5 lakh for which GST is payable on reverse charge basis. The goods were received on 25th of July. The supplier issued the invoice dated 24th of July and the payment for the same was made by advanced traders on 30th July. Due to the absence of accountant, the transaction was recorded in the books of accounts on 1st of August. Okay, सर हम एक काम करते हैं, इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू नंबर 1 ने कि क्या पूछा है, सो दैट हम डायरेक्टली आंसर की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ने दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी। ये कुछ स्मार्ट वर्क आपको करने पड़ेंगे सो दैट आप जल्दबाजी में आप आंसर ना दे, पर आप क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर पाए, स्मार्टली सोल्व कर पाए। कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बाय एडवांस ट्रेडर्स। फॉर कंप्यूटिंग दिस लायबिलिटी कंसिडर दैट देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग अमाउंट प्रोवाइडेड इन पॉइंट नंबर ई अबव। ओके, हम पॉइंट नंबर ई देख लेंगे। तो सब कुल मिला के जीएसटी लायबिलिटी निकालना आपने को जुलाई मंथ का। तो देखो अभी हमने पॉइंट ए पढ़ा, उसने क्या किया, एडवांस ट्रेडर ने गुड्स रिसीव किए वर्थ ₹5 lakh जिसपे जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब जुलाई मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तो लायबिलिटी आएगी। अब टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है और आपको पता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है, वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है सर, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि वेयरएवर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, वहां पर इन तीन इवेंट, इन तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लीएस्ट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। रिसीट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर या 31st डे from the date of issue of invoice, whichever is earliest. क्लियर? तो सर हमको गुड्स कब रिसीव हो गए, 25 जुलाई को। इनवॉइस कब इश्यू हुआ, 24 जुलाई, उसके बाद 31st डे जाने दो सर, क्योंकि 25 जुलाई वैसे भी आ गया है। एंड पेमेंट वाज मेड बाय एडवांस ट्रेडर ऑन 30 जुलाई, तो विचएवर इज अर्लीस्ट ऑब्वियसली 25 जुलाई। क्लियर? एंड एब्सेंस ऑफ द अकाउंटेंट, ये लाइन रिलेवेंट नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर केस में। तो 25 जुलाई इटसेल्फ इज द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जुलाई मंथ में लायबिलिटी आएगी और 5 लाख पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, मतलब एडवांस ट्रेडर खुद टैक्स पे करेगा। क्लियर? तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहां सोल्व करना शुरू करते हैं हम। देखो बच्चों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, एडवांस ट्रेडर की लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सर अगेन वर्किंग नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एमसीक्यू से बेटा ये। ओके सर देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात लायबिलिटी आएगी, आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, एक एक पॉइंट को सोल्व कर दो आप। आरसीएम लायबिलिटी, फाइल की गुड से बेटा,
रेट ऑफ टैक्स जो भी दे रखा होगा वो हम देख लेंगे आगे क्वेश्चन में और अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लेंगे बेटा। पर हाँ, हमारे को पॉइंट नंबर ए वापस से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना हमारा टाइम बच जाएगा। आइए पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है। इन द मंथ ऑफ, देखिए पॉइंट नंबर बी, इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके, एडवांस ट्रेडर्स इश्यूड वाउचर्स worth rupees 2 lakh to its customers which were eligible to be redeemed against identified goods. देखो बेटा, against identified goods. Also, certain set of customers were issued vouchers worth rupees 5 lakh. The said vouchers were eligible to be redeemed against any supply of goods. Any supply of goods in next 6 months. बेटा वाउचर जब इश्यू होते हैं आपको पता है, इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, तो जब वाउचर इश्यू किया वही टाइम सप्लाई है, बट इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एनी सप्लाई ऑफ गुड्स कैन बी परचेज, तो ऐसे केस में जब वाउचर रिडीम कराएंगे तब वो टाइम सप्लाई आएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में 2 लाख का जो वाउचर इन्होंने इश्यू किया है वो आइडेंटिफाइड गुड्स के अगेंस्ट किया, तो उसी पे टैक्स की लायबिलिटी आएगी। 5 लाख के वाउचर्स के लिए अभी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, जब रिडीम कराएंगे तब लायबिलिटी आएगी। तो साहब देखिए ध्यान से, बी पॉइंट के भी आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं, लिख लेते हैं आंसर की तरफ हम। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी बेटा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की कितने की 2 लाख मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा वो। ओके सर, आ गए हम पॉइंट नंबर सी पर। मिस्टर एक्स, अ पार्टनर इन द फर्म बुक्ड अ होटल इन उदयपुर राजस्थान। आहा लेक सर, सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर राजस्थान, जन्नत माहौल। मिस्टर एक्स, अ पार्टनर इन फर्म booked a hotel in Udaipur, Rajasthan for the wedding of his daughter in the month of October. अच्छा भाइयों, ये खर्चा जो है ये पर्सनल लेवल का खर्चा है, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। The advance amount of rupees 5 lakh for booking the hotel was paid by way of online payment from the current account of advanced traders in the month of July. कंपनी के अकाउंट से पे करो, किसी भी अकाउंट से पे करो, हमें आईटीसी नहीं मिलेगा ये। The hotel charged GST on such booking at the rate of 28%. 14 CGST and SGST और IGST 28% as the case may be on the amount received as advance and issued a receipt voucher. Okay, पर्सनल लेवल का खर्चा है, कोई मतलब नहीं साहब इसका। डी पॉइंट पे आते हैं हम। एडवांस ट्रेडर्स मेड अ सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 25 लाख ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, आउट ऑफ द अफोरसेड सप्लाई गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख वर नॉट लायबल टू जीएसटी। 5 लाख के गुड्स लायबल टू जीएसटी नहीं थे। हाउएवर एडवांस ट्रेडर्स इनएडवर्टेंटली charged GST on such goods and collected the same from the customer. ओ हो, इन्होंने जो 5 लाख के गुड्स थे जिन पे जीएसटी नहीं लगता था वो भी कस्टमर से ले लिया। तो सर आपको पता है सेक्शन नंबर 76 ने क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 76 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि अगर किसी गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता, किसी सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगता और आपने कस्टमर से ले लिया या कम लगता है पर आपने ज्यादा ले लिया, तो ऐसे केस में भी जो आपने जीएसटी लिया है ऐसा नहीं बोल सकते हाँ हाँ वो तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है, मजा आ गया माहौल, नहीं, वो जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स लिया है वो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा एज इफ इट इज ए नॉर्मल टैक्स। तो ऐसे केस में पूरे 25 लाख पर जो भी रेट ऑफ टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा साहब। तो हम डी के लिए भी आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं हम, और साहब क्या लिख देते हैं, इनकी सेल्स पूरे 25 लाख पर जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा साहब। क्लियर? ओके, बढ़ते हम आगे की तरफ। डी के बाद क्या आएगा, ई पॉइंट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ई पॉइंट क्या बोलता साहब, ड्यू टू क्लेरिकल error advanced traders made a deposit in minor head penalty of the major head IGST for an amount of rupees 3 lakh। गलती से इन्होंने क्या कर दिया बेटा, क्लेरिकल एरर की वजह से IGST मेजर हेड के पेनल्टी वाले माइनर हेड में इन्होंने 3 लाख रुपए जमा करा दिए साहब कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। There is no liability of interest on any IGST liability and the amount is lying as unutilized on GST portal। साहब कोई इनकी लायबिलिटी नहीं है और ये अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है जीएसटी पोर्टल पे। अभी अभी एक अमेंडमेंट हुआ आपको पता है, और वहां बोला है क्या, अगर आपके किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में अगर कोई भी बैलेंस पड़ा है तो आप उसको किसी और अकाउंट में, किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो एंड यू कैन यूटिलाइज इट। क्लियर सर? देखते हैं इसका आगे क्या रोल है, अभी तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं, देखते आगे। द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ऑन 1 जुलाई फॉर द फर्म इज नील फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशन। तो आईटीसी कुछ भी नहीं साहब इसके पास। GST is applicable in the aforesaid case scenario at the following rates unless otherwise specified: CGST 9%, SGST 9% and IGST 18%। Okay, तब रेट ऑफ टैक्स फिक्स कर दिया इसने सारी सप्लाई पे।
ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयर एप्लीकेबल। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव जीएसटी साहब, इंक्लूसिव जीएसटी नहीं है। basis the above case scenario, please answer the following question जो हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन। compute the GST liability to be discharged from electronic cash ledger for the month of July by advanced traders. For computing this liability, consider that there is no adjustment regarding amount provided in point number E above। point number E था कि आपने IGST के मेजर हेड में, IGST मेजर हेड में जो माइनर हेड पेनल्टी वाला, उसमें कुछ अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया, उसको आपने एडजस्ट नहीं किया अभी, तो नेट पेएबल कितना आ रहा है वो हमें निकालना है साहब। ओके सर, ठीक है मालिक। देखिए आप देखेंगे अगर तो ये भाई साहब एडवांस ट्रेडर्स वाले, ये है जयपुर राजस्थान के। पर आप देखो बेटा, क्वेश्चन ने जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी है वहाँ ये नहीं बचा बोला है कि इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई किया है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, कुछ भी नहीं बोला है। और आपको जो ऑप्शंस दिए उसमें भी देखिए आप CGST, SGST, IGST अलग अलग आंसर में नहीं दिया है। तो सर डायरेक्टली हम 18% रेट अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी निकालेंगे सर। आप समझे मेरी बात? जैसे इसने बोल दिया कि वाउचर हमने दिए 2 लाख वाले वाउचर जो रिडीमेबल है अगेंस्ट आइडेंटिफाइड गुड्स, पर किसको दिए ये नहीं बताया। इसने रिवर्स चार्ज वाली गुड्स परचेज करी, पर किससे परचेज करी नहीं बताया। इन्होंने 25 लाख का सेल किया, पर कहाँ सेल किया नहीं बताया, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन नहीं किया। तो हम प्लेनली 18% टैक्स लेके हम आंसर निकालेंगे साहब, क्योंकि इसने प्योरली पूछा है जीएसटी लाइबिलिटी कितना है साहब, ना इसने पूछा है कि IGST कितना है, ना पूछा CGST कितना है। क्लियर? CGST, SGST या IGST अलग अलग नहीं पूछा, ऑल्दो रेट ऑफ टैक्स अलग दिया हुआ है, पर क्वेश्चन पूछते वक्त उन्होंने डायरेक्टली जीएसटी लाइबिलिटी पूछा है। ओके, और 18% जीएसटी रेट हम ये कंसीडर करते हुए आंसर निकालेंगे सर। आइए बच्चों, सब पे ही 18% है, तो एक काम करो, इन तीनों को टोटल करो सर, 32 lakhs, 32 lakhs इंटू 18%, 5,76,000। तो साहब 32 lakhs इंटू 18%, 576 इज द लाइबिलिटी। और हाँ, जो होटल अकोमोडेशन की सर्विस ली है उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, अदर आईटीसी नील है इनके पास। क्लियर? और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो IGST पेनल्टी वाले माइनर हेड में अमाउंट है उसका कोई एडजस्टमेंट करने से मना कर दिया, मतलब इनको नेट 5,76,000 पे करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। ओ हो, यस, ऐसे हम गलती कर लेते बेटा। सर एक गलती हमने कर ली जल्दबाजी में, देखो ध्यान से, यहां हमने लिखा जरूर है आरसीएम लायबिलिटी, पर ये ऐसे गलती होती है एग्जाम्स में, जैसे मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। दोस्तों ये आरसीएम का लायबिलिटी है, और जो इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे किया उसका आईटीसी भी तो मिलेगा। तो यहां जल्दबाजी नहीं करने का। 5 लाख इंटू 18%, 90,000, और ये दोनों आउटवर्ड सप्लाई है 27 लाख इंटू 18%, ये है 4,86,000। ध्यान रखो दोस्तों, 4,86,000 इज द आउटवर्ड पे लायबिलिटी, 90,000 इज द आरसीएम की लायबिलिटी। लिखा मैंने पर फिर भी गलती कर दी। ध्यान रखिएगा एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में इस तरह की माइनर मिस्टेक जरूर होती है, हम सबसे होती बेटा, क्योंकि जल्दबाजी हमने लाइट ले लिया थोड़ा सा, हमने पूरे क्वेश्चन को वापस से देखा नहीं ढंग से, जो हमने लिखा उसी को नहीं पढ़ा। ओके बेटा, तो 486 इज द लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, 90,000 इज द लायबिलिटी ऑन इनवर्ड सप्लाई। ये आपको कैश में पे करना है। क्लियर? पर ये पे करने के लिए 486,000 पे करने के लिए आप 90,000 का क्या लेंगे? आईटीसी लेंगे बेटा। क्लियर? तो 4,86,000 माइनस 90,000, क्लियर? तो ये लायबिलिटी आएगी 396 का नेट लायबिलिटी आएगा, प्लस ये 90,000 वापस ऐड कर देना, तो अल्टीमेटली 486 विल बी द आंसर। तो साहब आंसर क्या आएगा आपका? गलती नहीं करने का, शॉर्टकट नहीं मारने का। क्लियर? तो नेट लायबिलिटी कितना है बेटा आपका? 4,86,000। 486 कैसा है बेटा आपका? 396 तो लायबिलिटी आपका क्या? ग्रॉस लायबिलिटी, और 90,000 आरसीएम की लायबिलिटी। टोटल 486 विल बी द लायबिलिटी व्हिच विल बी पेएबल बाय द एसएससी एडवांस ट्रेडर्स। माहौल सरकार, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। आप ध्यान रखिए गलती नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, amount of input tax credit available to advanced traders against the hotel booking expenses shall be nil. Obviously, would there be any change if the hotel is located outside Rajasthan?
राजस्थान में हो, राजस्थान से बाहर हो, हमें होटल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या है? ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने लिखा है क्या? नील आईटीसी, देयर विल बी नो चेंज इवन इफ होटल इज लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान। देखिए बी में 70,000 अमाउंट दे रखा है, देखना ही नहीं। सी में अमाउंट दे रखा है आईटीसी का, देखना ही नहीं। डी में नील दिया है, पर नेक्स्ट आंसर दे दिया आईजीएसटी रुपीज 140,000 वुड बी अवेलेबल एज आईटीसी अगर होटल आउटसाइड राजस्थान होता तो। कोई मतलब नहीं है, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में कवर है, पर्सनल यूज वाली सर्विसेज ही है। ए इज द करेक्ट आंसर। माहौल जबरदस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हम। What is the time limit for issuance of show cause notice where GST is collected on supplies which are not liable to GST? बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर जो सप्लाईज आपने करी है उस पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आता है, पर फिर भी आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो ऐसे केस में एज पर सेक्शन नंबर 76 जो हमने बात करी थी, आपको वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज इफ इट इज द नॉर्मल टैक्स। और ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 76 में शो कोज सर्व करने का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 73 में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 74 में दिया हुआ है। 73 है मिस्टेक वाला केस अदर देन फ्रॉड वगैरह, 74 है फ्रॉड वाला केस, पर सर 76 के केस में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है टू सर्व दिस शो कोज नोटिस। तो सर आंसर है सी, नो टाइम लिमिट टू इश्यू द शो कोज नोटिस। क्लियर? एंड सर व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शो कोज नोटिस वेयर जीएसटी इज कलेक्टेड ऑन सप्लाईज which are not liable to GST? देखिए ए लिखा हुआ है विद इन 2 ईयर 9 मंथ, कोई मतलब नहीं है, गलत आंसर। बी लिखा है विद इन 4 ईयर एंड 6 मंथ, नो, गलत, वो फ्रॉड के केस में होता है 76 के केस में। सी बोलता है नो टाइम लिमिट टू इश्यू द शो कोज नोटिस, ये सही है। डी क्या बोलता है वो भी पढ़ लीजिए, नो शो कोज नोटिस टू बी इश्यूड, अच्छा नो शो कोज नोटिस टू बी इश्यूड, इश्यू नहीं करना है। द टैक्स अमाउंट शेल बी रिफंडेड टू द कस्टमर्स इफ कस्टमर डिमांड द रिफंड। साहब ऐसे केस में ध्यान रखिए आप, यहाँ शो कोज नोटिस सर्व करने का राइट तो है डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट शो को नोटिस सर्व करेगा, पर टाइम लिमिट नहीं दिया है। और कस्टमर ध्यान रखिएगा, कस्टमर अगर रिफंड के लिए आता है तो उसको कस्टमर को रिफंड कर सकता है गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, पर शो को सर्व करने का टाइम कुछ भी नहीं है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? डन। आइए सरकार 9th क्वेश्चन, एडवांस ट्रेडर्स क्लेम्ड रिफंड ऑफ अमाउंट पेड एरनियसली इन माइनर हेड पेनल्टी ऑफ मेजर हेड आईजीएसटी। अच्छा, एडवांस ट्रेडर ने क्या किया? रिफंड क्लेम किया ऑफ अमाउंट पेड एरनियसली इन द माइनर हेड पेनल्टी ऑफ मेजर हेड आईजीएसटी, ठीक है। द अथॉरिटीज रिजेक्टेड द रिफंड क्लेम। ओहो, क्यों रिफंड के लिए मना कर दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रेजर का था तो कभी भी रिफंड मांग सकता है एसएससी। एडवांस ट्रेडर्स फाइल्ड अ सिविल सूट बिफोर द ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट। चूज द करेक्ट आंसर। बेटा पहली बात तो डिपार्टमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता, और रिजेक्ट किया है रिफंड क्लेम को क्योंकि कैश लेजर से आप रिफंड मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको अगर अपील करनी है तो क्या करेंगे? अपील अथॉरिटी पर जाएंगे साहब, आप डायरेक्टली कहाँ चले गए? मजिस्ट्रेट। और आपको पता है सर सेक्शन नंबर 162 ने बोला है, 162 ने बोला है कि कोई सिविल कोर्ट जीएसटी के केसेस को हैंडल नहीं करेगा एक्सेप्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज पर सेक्शन नंबर 117 एंड 118 ऑफ द जीएसटी एक्ट। क्लियर? तो ये मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सिविल कोर्ट की डेफिनेशन में आते हैं, पर सर सिविल कोर्ट के पास ऑथोरिटी नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू टेक अप द केसेस ऑफ जीएसटी, इसलिए आप देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। चूज द करेक्ट आंसर। द ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द अथॉरिटीज टू प्रोसेस द रिफंड अमाउंट, गलत। द ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन रीडायरेक्ट द मैटर, कुछ नहीं कर सकता। द ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर प्रोविजनल रिफंड, नहीं ये काम ही नहीं कर सकता सब। द ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर रिगार्डिंग रिफंड क्लेम, डी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट जवाब। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस ट्रेडर्स wants to utilize the amount paid erroneously in the minor head of penalty of the major head IGST against its tax liability to be discharged in cash. Please select the correct option. बेटा आपको पता है जो लास्ट अमेंडमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में कोई भी अमाउंट अगर है तो आप उसको उस फंड को किसी भी अदर मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, आप फंड को ट्रांसफर करके यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए आंसर क्या रहेगा देखते हैं। The amount can be utilized only for discharging penalty amount under any head. Wrong. The amount can be utilized only for discharging liability of IGST under any minor head. Wrong. The amount can be utilized for discharging liability under any minor head or major head. बिल्कुल सही। And D बोलता है the amount can be utilized only for discharging penalty amount related to IGST. Wrong. So C is the correct answer. माहौल परफेक्ट। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। अब इसी के साथ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब 2 क्वेश्चन दिए थे आपको केस स्टडी के, माहौल जबरदस्त। आइए
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा आपने देखो केस स्टडी बेस एमसीक्यू हो, नॉर्मल एमसीक्यू हो, बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, थ्योरी क्वेश्चन हो या कोई केस लो पूछा हो, कोई फर्क नहीं है। आपको हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। आपने अगर पढ़ाई अच्छी करी तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आंसर हम दे देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम। इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20th August, ओके, प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिसोर्टेड टू, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बेटा है ना, 11th क्वेश्चन। प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिसोर्टेड टू, द असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 20th November and the taxpayer became liable to pay differential IGST of rupees 10,000, ओके। प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइज हो गया 20th नवंबर को और डिफरेंशियल अमाउंट पे करना है इसको 10,000 रुपी, ओके। द taxpayer paid this amount on 20th February next year, ओहो 20 फरवरी को पे किया नेक्स्ट ईयर। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच taxpayer is liable to pay interest आर, इंटरेस्ट कितने नंबर ऑफ डेज के लिए पे करना है, तो आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करना है बेटा। तो आपको पता है प्रोविजनल असेसमेंट अगर हुआ है, कब हुआ है बेटा, 20th इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20th August, तो प्रोविजनल असेसमेंट 20th August वाले सप्लाई के लिए किया है। तो अगर इंटरेस्ट की जब बात आएगी, एडिशनल लायबिलिटी जब आती है, इंटरेस्ट अगर पे करना है, तो जिस रेस्पेक्टेड मंथ का सप्लाई था उस मंथ के ड्यू डेट से लेकर जब आपने डिफरेंशियल अमाउंट पे किया तब तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा। और आपका ड्यूटी, आपका टैक्स का फाइनल असेसमेंट कब हुआ उससे कंसर्न नहीं है, ध्यान रखो बेटा। फाइनल असेसमेंट कब हुआ उससे कंसर्न नहीं है, ड्यू डेट, रेस्पेक्टेड मंथ की ड्यू डेट से जब आप पे करेंगे तब तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो बेटा ऐसे केस में ड्यू डेट कब आएगा, 20th August मंथ में इसने सप्लाई किया, 20th August को सप्लाई किया, तो अगस्त मंथ की लायबिलिटी कब आएगी बेटा, 20th September को। अब 20th September से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है 20th February तक का, पर इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है कितने दिन का इंटरेस्ट है। और यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 20th September इज द ड्यू डेट। तो सर काउंटिंग कैसे करते हैं, हम यही पे सोल्व कर लेते बेटा। 20th September का ड्यू डेट है तो सर सितंबर मंथ में कितने दिन बचे, नेक्स्ट 10 डेज सितंबर मंथ के, ओके। ऐसे कैलकुलेशन करो कि 20 तारीख तो ड्यू डेट थी, तो 20 के बाद कितना बचा, 10 दिन ही बचे बेटा सितंबर के, तो सितंबर के 10 दिन, ओके। ये समझ में आया बेटा, क्योंकि 21st September विल बी द फर्स्ट डे, ऐसे ही 30th September विल बी 10th डे, देन 31st डे फॉर अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड 20 डेज ऑफ फरवरी। और 20th February भी काउंट होगा बेटा, क्योंकि हमने 20 सितंबर काउंट नहीं किया, तो 20th February काउंट करना है। क्लियर? एंड देखिए दिस इज हाउ टोटल विल बी देयर, 10 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस अगेन जनवरी का 31 प्लस 21, 5, 3 is the correct answer. These are the number of days for which interest is payable. So B is the correct answer. माहौल जबरदस्त, yes sir, B is the correct answer. क्लियर? सो ये नंबर ऑफ डेज काउंट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, आराम से कैलकुलेशन करिए, यहाँ एरर होते हैं बच्चों से। आओ साहब 12th क्वेश्चन नंबर 12th इज रिगार्डिंग कस्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, कौन सा गलत है साहब? ए पॉइंट बोलता है एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड व्हेन एनी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया एट मोर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। अरे भाई नॉर्मल वैल्यू से कम वैल्यू में आएगी तो लगेगा ना एंटी डंपिंग, तो ए पॉइंट तो सब फॉल्स है। देन safeguard duty shall not be applicable on articles imported by a 100% EOU or SEZ unless specifically made applicable। सही जवाब साहब। ठीक है बोलता है सर, safeguard duty shall not be imposed on articles originating from developing country if the share of imports of that article from that country is less than up to 3% of the total import of that article into India। बिल्कुल सही जवाब साहब। Central government may exempt notified quantity of any article when imported from any country into India from whole or part of the safeguard duty। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स को या किसी भी नोटिफाइड गुड्स के कुछ क्वांटिटी को गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकता है, एग्जिम कर सकता है फ्रॉम सेफगार्ड ड्यूटी। यस पावर उनके पास है। तो बी सी एंड डी आर करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज ए। हमको निकालना इनकरेक्ट कौन सा है, माहौल। डन। आइए सरकार हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी, इज और आर
इनकरेक्ट, कई बार एग्जाम्स में हम गलती करते हैं, करेक्ट हम टिक कर लेते कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू रिफंड प्रोविजंस अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962? ओके, इनकरेक्ट कौन कौन से? Interest on delayed refund is payable to the applicant only if duty ordered to be refunded is not refunded within 3 months from the date of receipt of the application. बिल्कुल सही, ये गलत नहीं है साहब। जीएसटी के अंदर 60 डेज का टाइम मिलता है, 60 दिन का। कस्टम में 3 महीने का वक्त मिलता है डिपार्टमेंट को रिफंड देने के लिए विदाउट इंटरेस्ट। इफ इंपोर्ट्स वर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज, ओके, किसी इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया फॉर हिज पर्सनल यूज, द अमाउंट ऑफ ड्यूटी फाउंड रिफंडेबल इज पेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू दी कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अगर किसी पर्सनल किसी इंडिविजुअल ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो उस पर जो कस्टम पे किया उसने अपनी पर्सनल अपनी खुद की पॉकेट से पे किया, ऐसे केस में उस कस्टम को जो उसने पे किया अपनी पॉकेट से पे किया, वहां उसने बर्डन शिफ्ट नहीं किया, इसलिए ही इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। याद आया बेटा? और वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर नहीं करेंगे और उस सप्लायर को क्या कर देंगे, उस इंपोर्टर को क्या कर देंगे, रिफंड। मतलब दिस पॉइंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैज टू बी मेड विद इन 1 year ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट। अरे भाई 1 साल का टाइम दिया है रिफंड एप्लीकेशन के लिए कस्टम के अंदर, पर ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट अगर होता है तो वहां पे 1 year का टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इफ रिफंड ऑफ ड्यूटी इज रिलेटेबल टू ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी पेएबल अंडर सेक्शन नंबर 74 एंड सेक्शन नंबर 75। अरे भाइयों गलत है। क्यों? अगर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना है तो जिस पर्सन ने इंपोर्ट किया उसी ने एक्सपोर्ट किया, सेक्शन नंबर 74 हो या 75 हो, वहां पे उसको रिफंड मिलेगा, और रिफंड मिलेगा तो यहाँ पे रिफंड मिलेगा मतलब इट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, मतलब यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सर यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। मतलब इनकरेक्ट कौन कौन से? 3 and 4। देखिए ऑप्शंस में 3 and 4 कहाँ आ रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। माहौल जबरदस्त, क्लियर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ सारे एमसीक्यूज जो आरटीपी के थे सारे खत्म होते हैं। अब आई होप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए बेटा। क्लियर? बच्चों ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछने का, बच्चों ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछने का तरीका आईसीआई का भले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी हुई है, अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी हुई है बेटा। क्लियर? कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है और प्रैक्टिकल अप्रोच आपका है तो बच्चों बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस होते हैं आपसे। ओके, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बेटा। आओ बच्चों, केपीआई लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट बद्दी होगा या बद्दी, हिमाचल प्रदेश में ही है। The company manufactures 2 products, XT and ST. While XT is taxable, ST is exempt from GST. Okay, XT taxable है, ST exempt from GST. Okay साहब। KPI Limited has furnished the following details. Okay साहब। Machinery 1 purchased on 1st July for being used in manufacturing XT and ST. Common machine काम आ रही है साहब, taxable और exempt दोनों के लिए सर। तो सर ये रूल नंबर 43 का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। सर ध्यान रखना रूल नंबर 43 में मेजर अमेंडमेंट हुआ था इस बार और उसका आरटीपी ने क्वेश्चन दे दिया है, और मैंने अमेंडमेंट जब पढ़ाए थे आपको तो मैंने बताया था कि इस बार रूल नंबर 43 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने मेन बैच में भी बोला था आपको बेटा रूल नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। हो सकता है एग्जाम में आए, हो सकता नहीं है, पर देखो आरटीपी में तो पूछ लिया उसको। ओके, और ध्यान रखिए रूल नंबर 43 का सोल्यूशन में चेंज हुआ है। सेम क्वेश्चन जब पहले आईसीआई ने एग्जाम में पूछा था या सेम क्वेश्चन अगर हम पहले करते हैं अमेंडमेंट से पहले तो उसका आंसर कुछ और होता, अभी कुछ और होता है। क्लियर? लॉ में एक एरर था उसको रेक्टिफाई किया अमेंडमेंट के थ्रू, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। एक बार देखिए, हम लास्ट में देख रहे हैं क्वेश्चन के एंड में कि इसने आखिर पूछा क्या है। कंप्यूट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले देख लीजिए क्वेश्चन के एंड में कि आखिर क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, वरना पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखेंगे कि हमको क्या चाह रहा है तो सर सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, कितना आईटीसी आएगा? Amount of ineligible ITC for the month of July. Amount of aggregate value of common credit for the month of July. ये सब हमको कैलकुलेट करना है और नोट दिया है क्या? All the necessary conditions for availing ITC have been complied with. Make suitable assumptions wherever required. Okay, sir.
सारी कंडीशन जो आईटीसी लेने की वो इसने फुलफिल करी हुई है और सुटेबल एजम्पशन आप ले सकते हो साहब। तो सर कितना आईटीसी इसको मंथ ऑफ जुलाई में मिलेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और साथ में हम सोल्व करते जाते हैं इनको। सर क्वेश्चन नंबर 14, सर क्वेश्चन नंबर 14, केपीआई को कितना क्रेडिट मिलेगा। ओके सर, फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट बोलता है क्या बेटा, मशीनरी 1 परचेज ऑन 1 जुलाई फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सटी एंड एसटी। बेटा इसने दो प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो टैक्सेबल है और एक एग्जम्प्ट है, बनाने के लिए मशीन परचेज किया है। और आपको पता है अगर कॉमन मशीनरी परचेज करते हो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट के लिए, तो पूरा आईटीसी आप अवेल करेंगे और फिर वो कॉमन क्रेडिट में भी ऐड होगा। और कॉमन क्रेडिट में ऐड होने के बाद आप एक बार पूरा क्रेडिट अवेल करेंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे और 60 मंथ तक प्रोपोर्शन कैलकुलेशन करेंगे, एग्जम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करके जो अमाउंट आएगा वो हम क्या करेंगे, हर महीने की रेस्पेक्टिव लायबिलिटी में ऐड करेंगे। पर हाँ, इतना हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा कितना आईटीसी मिलेगा इसको। तो सर फर्स्ट पॉइंट, पूरा 72,000 आप क्रेडिट अवेल करेंगे। पर आगे मैं सी लिख रहा हूं क्योंकि कॉमन क्रेडिट बेटा, ये आपका ए का आंसर, ए पॉइंट वाला पॉइंट है। देन ये मशीनरी 1 होगी सर, मशीनरी 1। मशीनरी 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मशीनरी 2 बोलता है मशीनरी 2 परचेज्ड ऑन 1 जुलाई फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्सटी। एक्सटी इज टैक्सेबल और मशीनरी 2 आपने परचेज किया जुलाई मंथ में एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए, तो यस पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36,000 इज द क्रेडिट का अमाउंट और ये कॉमन क्रेडिट नहीं है। मशीनरी नंबर 3 के लिए बात करते हैं हम। मशीनरी 3 परचेज्ड ऑन 1 जुलाई फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एसटी। भाइयों एग्जाम गुड्स के लिए कोई मशीन परचेज किया तो हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा और 1,08,000 जो मशीनरी 3 है उसका कोई क्रेडिट अवेल ही नहीं होगा। आइए मशीनरी 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मशीनरी 4 परचेज ऑन 1 अक्टूबर, हम बात करें जुलाई मंथ की। मशीनरी 4 परचेज ऑन 1 अक्टूबर लास्ट ईयर, ओके, फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एसटी जो एग्जाम था। फ्रॉम 1 जुलाई such machinery will also be used for manufacturing product ST। ओहो हो भाइयों, मशीनरी 4 was purchased on 1 अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल परचेज किया था एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए। ध्यान रखना यहाँ अमेंडमेंट हुआ था बेटा। फ्रॉम 1 जुलाई such machinery will also be used for manufacturing taxable goods which is XT। ओके बेटा, जब आपने मशीन को परचेज किया होगा 1 अक्टूबर को, सिंस वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए परचेज किया था, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने परचेज पे कोई आईटीसी नहीं लिया होगा। अब सिंस कुछ महीनों बाद आप उस मशीन को कॉमन यूज में ले रहे हो, तो एक बार क्या करेंगे, हम पूरा आईटीसी अवेल करेंगे। हाँ जी, पूरा आईटीसी मतलब 1,44,000। ध्यान रखना, पहले अमेंडमेंट से पहले कुछ आंसर अलग था, अभी आंसर अलग है। पूरा 1,44,000 आप आईटीसी अवेल करेंगे। जी हाँ, 1,44,000 आप पूरा आईटीसी अवेल करेंगे। फिर जितने टाइम तक ये मशीनरी एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए काम आई थी, उतना 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर इन एलिजिबल आईटीसी में ऐड कर देंगे। मतलब उतना आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। पर अवेल तो एक बार पूरा करेंगे सब हम। तो अभी हम बात कर रहे हैं आईटीसी कितना अवेल करना है, 1,44,000 पूरा अवेल करना है मेरे भाई। पर हाँ, ये मशीनरी कॉमन काम आएगी, तो आगे मैंने सी लिखा क्योंकि कॉमन आईटीसी कैलकुलेट करने में ये वर्ड, ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा बेटा। क्लियर, पक्का बेटा। तो आपने क्या किया, 1,44,000 एक बार पूरा आईटीसी अवेल किया। फिर जो इन एलिजिबल आईटीसी होगा, यहाँ पे हम स्टार मार्क कर देते हैं, ध्यान आएगा। इसका 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इन एलिजिबल आईटीसी जो हमारा क्वेश्चन ने हमको पूछा है, हम देखेंगे बाद में, डबल स्टार मार्क किया मैंने अभी। एक बार पूरा आईटीसी लो, फिर 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस कर देंगे लेस कर देंगे मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। ई पॉइंट, मशीनरी 5 परचेज्ड ऑन 1 of January फॉर बीइंग exclusively used in manufacturing product XT
एक्सटी मतलब टैक्सेबल गुड्स के लिए परचेज किया था 1 जनवरी को, अभी चल रहा है जुलाई मंथ। फ्रॉम 1 जुलाई सच मशीनरी विल आल्सो बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एसटी 18,000 का बेटा। बच्चों इस केस में क्या है बेटा, आपने मशीन को जब परचेज किया था तब वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए काम आ रहा था, आपने सारा क्रेडिट उस टाइम ले लिया होगा, सारा आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर लिया होगा, अब उस मशीन को आप कॉमन भी यूज कर रहे हो, तो सर आईटीसी तो ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, बस क्या करने का, ये 18,000 जो टैक्स का क्रेडिट है ये आप कॉमन क्रेडिट में ऐड कर देंगे, और कॉमन में ऐड करके फिर डिवाइड बाय 60 होगा, और जब तक यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन होगा तब तक हम इसको प्रोपोर्शनेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते जाएंगे बेटा। तो सर एक बार तो इसको अवेल नहीं करना, अवेल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर कॉमन क्रेडिट के अमाउंट पे हम ऐड करेंगे। अभी हम जो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें तो क्या पूछा है कि देखिए हम अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कितना क्रेडिट करना, तो क्रेडिट तो करना नहीं है, क्रेडिट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसका, इस मंथ में क्रेडिट अवेल तो करना नहीं है बेटा, पर हाँ एक बार कई साइड में हम लिख देते बेटा, ई पॉइंट मशीन नंबर 5 18,000 जो है वो सी में जाएगा कॉमन क्रेडिट में, क्लियर, पर अभी अवेल कुछ भी नहीं करना बेटा, क्लियर। आइए मशीनरी नंबर एफ की तरफ बढ़ते हैं हम। मशीनरी 6 परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2 years ago, 2 साल पहले, फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एसटी एज वेल एज एसटी 1,08,000 वाज द अमाउंट। बेटा ये जो अमाउंट है सब जीएसटी का अमाउंट है, आईजीएसटी का अमाउंट, क्लियर। सर 1,08,000 का आपने जीएसटी पे किया था एक मशीन के लिए जो कॉमन काम आ रही थी एसटी और एक्सटी के लिए, तो सर 2 साल पहले आप इसका पूरा क्रेडिट ले चुके होंगे, तो रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट की बात तो आएगी नहीं, पर कॉमन क्रेडिट का जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें काम आएगा। तो यहां पर अगेन अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं होगा, 1,08,000 कॉमन क्रेडिट में आएगा, अवेलमेंट कुछ भी नहीं करने का क्योंकि अवेल तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं साहब, क्लियर डन। ये साहब 6 मशीन की बात हो गई, ABCDEF 6 पॉइंट हो गए साहब हमारे। अब देखते हैं हम कि साहब आखिर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आइए जुलाई मंथ में कितना क्रेडिट हमको मिलेगा, कितना क्रेडिट हम अवेल करेंगे, कितना क्रेडिट हम डिपॉजिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो पूछा है। तो ये तीनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए, 72,000 प्लस 36,000 प्लस 1,44,000, टोटल होता है 2,52,000। ये है हमारा फर्स्ट आंसर। ओके बच्चों, माहौल सरकार सेकंड। अब इनका क्वेश्चन क्या है हमारे से, सेकंड क्वेश्चन है हमारे से, अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इनएलिजिबल कितना होगा बेटा भाइयों, इतना इनएलिजिबल कितना है सर, याद करो ये बात जो मैंने आपको पढ़ाई अभी जस्ट, यहाँ पे डबल स्टार मार्क किया है, 1,44,000 डी पॉइंट पाइए। अब डी पॉइंट मशीनरी 4 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर लास्ट ईयर फॉर बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एसटी एग्जेम्प्ट, पहले वो एग्जेम्प्ट के लिए काम आई थी, अब वो कॉमन काम आ रही है। तो ऐसे केस में सर जितना जो जीएसटी पे किया था 144 पूरा हमने आईटीसी अवेल कर लिया, अब क्या करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर हम इनएलिजिबल आईटीसी में ऐड करेंगे और इसको रिवर्स करेंगे। तो इनएलिजिबल आईटीसी कितना है बेटा, 1,44,000 इंटू 5% पर क्वार्टर। देखो ध्यान से बेटा, हम सेकंड का आंसर लिख रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। 1,44,000 इंटू 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और क्वार्टर की कैलकुलेशन कैसे होगी 1 अक्टूबर से कब तक सर 1 जुलाई से इसको कॉमन यूज में ले लिया बेटा, मतलब 30 जून तक। तो अक्टूबर, अच्छा क्वार्टर मंथ का डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में क्या है, वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी पूरा क्वार्टर होता है, पर यहाँ पे पार्ट ऑफ द क्वार्टर की बात नहीं आएगी। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर, देन जनवरी फरवरी मार्च 2 क्वार्टर, देन अप्रैल मई जून 3 क्वार्टर, और 1 जुलाई से तो कॉमन काम आ ही गया, तो 3 क्वार्टर तक वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आया, सॉरी 3 क्वार्टर के लिए। तो सर 1,44,000 इंटू 15% अमाउंट आता है 21,600, ये इन एलिजिबल आईटीसी में ऐड हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। आइए बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन आईटीसी, भाइयों कॉमन क्रेडिट का एग्रीगेट कर लीजिए,
हमारा पॉइंट आ जाएगा। थर्ड का आंसर देखिए, हमने सॉल्यूशन जब करा तब उस क्वेश्चन में ही हमने आगे लिख दिया कॉमन कौन कौन सी मशीन काम आई है बेटा। तो सर जहां भी सी लिखा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये और ये सारा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट बेटा, इनको ऐड कर दीजिए। 72,000 ये वो क्रेडिट है जो कॉमनली काम आ रही है। कितना अवेल किया वो नहीं पूछ रहा है, टोटल कॉमन क्रेडिट कितना है वो पूछ रहा है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट पूछ रहा है ये। 72,000 प्लस 1,44,000 प्लस 18,000 प्लस 1,08,000 total comes to 342,000. 342,000 is the amount of aggregate value of total common credit बेटा। ओके बच्चों, आइए कितना अवेल किया वो नहीं है, देखो इस तुमसे अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट जिसको डिवाइड बाय 60 करेंगे बेटा। ओके, देन कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखो बेटा ये कॉमन क्रेडिट था एग्रीगेट वैल्यू, ये कॉमन क्या है एग्रीगेट वैल्यू। अब क्या है कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो क्या करेंगे, अरे टीसी मतलब कॉमन क्रेडिट टोटल का, टीएम मतलब जुलाई मंथ का, डिवाइड बाय 60 मंथ कर दो बेटा, तो 5700 आ रहा है। तो फोर्थ का आंसर दिल थाम के बैठी 3,42,000 डिवाइड बाय 60 मंथ्स, तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि जिन जिन मशीन्स की लाइफ अभी एग्जिस्टिंग है 60 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इनवॉइस, जिन जिन मशीन की लाइफ अभी एग्जिस्टिंग है उन सब मशीन का जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है टोटल क्रेडिट डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो उस पर्टिकुलर मंथ के लिए आ जाएगा, और इस अमाउंट को फिर एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सो 5700 इज द फाइनल आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। डन। अरे माहौल एक बार वेरीफाई कर लो। आरटीपी ने फर्स्ट आंसर दिया है 252, सेकंड दिया है 21,600, थर्ड दिया है कितना 342 और फोर्थ दिया है 5700। माहौल जबरदस्त, क्लियर। सो सारे क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 14 के खत्म होते हैं अब। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। ये सेम क्वेश्चन हमने किया है, ये सेम क्वेश्चन हमने बुक में भी दिया है, क्वेश्चनर में भी दिया है बेटा, बस फिगर्स चेंज है बेटा। और सिंस इस क्वेश्चन में अमेंडमेंट था इसलिए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर दे दिया। ओके क्लियर। तो बच्चों आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चंस। फ्रेंड्स आपने देखा होगा अमेंडमेंट्स पे ध्यान दिया है आरटीपी ने। दोस्तों अमेंडमेंट हो सकता है इंपॉर्टेंट हो एग्जाम्स के लिए, और होते ही हर बार इंपॉर्टेंट बेटा, इसलिए अमेंडमेंट लेक्चर अलग से मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूं, आपने देखा भी होगा, और ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी आपने देखे। ओके, टोटल 20 क्वेश्चन है, हमने 14 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्लियर। तब तक पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।